बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 20 मार्च और पाकिस्तान में बुध की शाम। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और मेरा तज्जिया। काफ़ी सारी ख़बरें हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं, इसलिए रन डाउन की बजाय सीधा ख़बरों की तफसील की तरफ चलते हैं। उससे पहले आपको याद करवाएं कि अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिए, ताकि आप हमारी आवाज़ को तवाना बना सकें और ये दूर तक पहुंच सके। पहली खबर जो कि बहुत ही सनसनीखेज और इम्पॉर्टेंट खबर है, और हम आपको बहुत देर से ये बताते आए हैं, लेकिन कई दफ़ा जितने मुश्किल हालात हैं उसमें आपके लिए भी यकीन करना उन बातों पर मुश्किल होता है। आज चौधरी निज़ामुद्दीन और उसका पूरा सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकम्मल तौर पर अपने झूठे बयानिए पर बेआबरू हो गया। जी हाँ, 9 मई के जो झूठे केसेस बनाए हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर कि उन्होंने दिफाई इदारों की इंस्टॉलेशंस पर हमला किया, ISI का दफ्तर, GHQ, कोर कमांडर हाउस, उन मुकदमात के अंदर आज 5 से ज़्यादा लोगों की ज़मानत का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर था। चौधरी निज़ामुद्दीन और प्रोसिक्यूशन ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि ज़मानत ना हो, और बताया कि ये संगीन किस्म के दहशतगर्द हैं। इन्होंने 9 मई किया और इन्होंने इमरान खान के कहने पर, नाम इमरान खान नहीं लिया गया, कहा कि अपने लीडर के कहने पर इन्होंने दिफाई इदारों की इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला किया। और उसके ऊपर फिर जजेस ने, जो माजरत के साथ ये लफ्ज़ कहना पड़ेगा मुझे, लितर पौला किया। पौला भी लितर को ही कहते हैं, जूते को कहते हैं, ये पंजाबी का एक एक्सप्रेशन है, लितर पौला करना। जब किसी के पास कोई मतलब किसी की ज़्यादा सुबकी हो जाए तो पंजाबी में उसे कहते हैं कि इसका लितर पौला हुआ। जो लितर पौला आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने किया, इससे बेहतर लफ्ज़ मुझे और समझ नहीं आ रहा माजरत के साथ। और उधर कोई कोई ना चौधरी निज़ामुद्दीन की हैबत थी, ना चौधरी निज़ामुद्दीन का झूठा बयानिया था, ना मकारी थी, ना झूठ था, कुछ नहीं था सुप्रीम कोर्ट के सामने। मुंह से और पता नहीं कहां कहां से थूक निकल रहे थे प्रोसिक्यूशंस वालों के सामने। सबूत निकालने के बजाय मुंह से थूकें निकल रही थी। और जस्टिस मंदोखेल ने जिस तरीके से भिगो भिगो कर जूते मारे वो मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने कहा कि इसमें आपने दहशतगर्दी की दफात कैसे लगाई हैं। उन्होंने कहा जी दहशतगर्दी हुई है, सलामती के इदारों के ऊपर हमला किया है। उन्होंने कहा असल दहशतगर्दों को आप पकड़ते नहीं। दहशतगर्दी सानहा पेशावर में हुई थी APS के बच्चों के ऊपर, दहशतगर्दी कोयटा के अंदर कचहरी के अंदर हुई थी, दहशतगर्दी रावलपिंडी के अंदर कैंट के अंदर एक मस्जिद में लोगों को शहीद करके हुआ था। उन दहशतगर्दों को पकड़ा आपने, उनके पीछे आप जाते नहीं। सियासी जमात का वर्कर होना आपने गुनाह बना दिया है। और फिर जस्टिस मंदोखेल ने पूछा कि आपके पास सबूत क्या है, तो उधर एक हेड कांस्टेबल ने गवाही दी। तो उन्होंने कहा कि आपको शर्म नहीं आती? जी हाँ, आपको ख्याल और शर्म नहीं आता कि आप चाहते हैं कि एक हेड कांस्टेबल के कहने पर हम मुल्क के साबिक वजीर आजम को मुल्क का गद्दार मान लें, दहशतगर्द मान लें? आप लोगों का दिमाग ठीक है? जी हाँ, ये अल्फाज जस्टिस मंदोखेल ने पूछे। चौधरी निज़ामुद्दीन तो सामने नहीं थे, प्रोसिक्यूशन थी, लेकिन सवाल तो उन्हीं से पूछे जा रहे थे कि भाई दिमाग दुरुस्त है, ये आप बात क्या कर रहे हैं? तो आज वो जो पूरा एक नैरेटिव बनाया था वो ज़मीन बोस हुआ। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुबकी थी कि उसकी कोई इंतहा नहीं थी। साथ उनके जो दूसरे जज साहब थे उन्होंने भी उतने ही सख्त सवाल पूछे और जवाब देने को कोई, गालिबन उनका नाम जस्टिस मजहर था, उन्होंने भी जो सवालात पूछे कोई जवाब उसका नहीं था। जैसा कि उन्होंने कहा कि मामला रावलपिंडी में हुआ है, गवाह आप लाहौर से डाल रहे हैं। मसला रावलपिंडी का, पुलिस वाला जिसकी गवाही डाल रहे हैं वो लाहौर से डाल रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि वहाँ फायरिंग हुई, तो असला किधर है? ना कोई ज़ख्मी हुआ आपकी तरफ से, पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट या कोई GHQ के गेट के ऊपर या कहीं भी कोई एक बंदा ज़ख्मी, किसी का मेडिकल सर्टिफिकेट, किसी की डेथ, कोई शहादत, कुछ नहीं है। और वो असला किधर है जिससे फायरिंग की इन लोगों ने? वो आपसे बरामद नहीं हुआ। बंदों को पकड़ के आपने 9-9, 10-10 महीने से अंदर रखा हुआ है। सबूत आपके पास कुछ है नहीं। कह रहे हैं कि मुल्क के साबिक वजीर आजम को गद्दार करार दे दें, कह दें कि ये दहशतगर्दी हुई है। हम कैसे कह दें? आप कोई सबूत लाएं, इसको दहशतगर्दी कहते हैं? वो कहते हैं अगर आप असल दहशतगर्दों को पकड़ते नहीं और आप पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे चढ़े हुए हैं। फिर जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि क्या जलसा करना जुर्म है? ये लोग जलसा कर रहे थे। जलसा करना कब से इदारों पर हमला हो गया? ये आपने किया क्या है? तो मैं आपको पहले दिन से बताता आया हूं कि ये 9 मई के वाकयात के अंदर इंशाल्लाह किसी को सजा नहीं हो सकती, होगी उनको। ये मेरी बात याद रखिएगा। एक दिन आएगा अल्लाह के घर में
देर है अंधेर नहीं है। ये अल्लाह अल हक है, अल्लाह सच का है। अगर ये ना हुआ तो फिर अल्लाह का होना ही क्या हुआ, अगर अल्लाह ने झूठों को बेनकाब ना किया। तो जो सच है ना, वो आपकी इसी दुनिया के अंदर आपको इंशाअल्लाह ताला मेरा सोना अल्लाह जो है वो आपके सामने लेके आएगा। और आना शुरू हो गया ये ज़मानत का केस जो था, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मैं बहुत मोहतात हूँ ये कहते हुए कि लितर पौला हुआ है। और ये शुरुआत है, ये ज़मानत का केस है अभी। और ये इमरान खान का केस नहीं था, आम लोगों की, दूसरे लोगों की ज़मानतों के केसेस थे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर थे, और सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे दी। जी हाँ, प्रोसिक्यूशन वाले लेट गए आलमोस्ट अदालत के सामने कि जी ज़मानत ना दें, बहुत ख़तरनाक हैं, क्योंकि बयानिया जलता था। और ये बयानिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा कि वो सीसीटीवी फुटेज लाए ना, कोई दिखाएं कि इन लोगों ने ये किया। तो कहा जी वो सीसीटीवी फुटेज इन्होंने कैमरे तोड़ दिए थे। इमरान खान पहले दिन से कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज से दिखाएं कि असल में लोग कौन थे। पूरी दुनिया में सीसीटीवी फुटेज इस्तेमाल किए जाते हैं। हमें चे समझा हुआ है, हमारे माथे पे चे लिखा हुआ है। अब चे से आपका जो दिल करता है आप बना लें। हमारे माथे पे चे लिखा हुआ है कि आप हमें बताते हैं कि मुल्क की दफाई इंस्टॉलेशन की कैपेबिलिटी इतनी है। अब हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि 100, 200, 300 बंदा जाएगा, वो हमला आवर होगा, और हमारे आईएसआई का दफ्तर, हमारे जीएचक्यू का मेन गेट, हमारे कोर कमांडर के घर की तमाम वहाँ कैपेबिलिटी सीसीटीवी की ये है कि चंद बंदे वो कैमरे तोड़ देंगे और ख़त्म। सीसीटीवी की कोई आपके पास और तोजी नहीं रह जाएगी। मतलब आप हमें ये बता रहे हैं कि इतनी इनकेपेबल वहाँ आईटी की टीम थी, इतने इनकेपेबल तरीके से वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे कि चंद लोगों ने उनको तोड़ दिया और उसके बाद सीसीटीवी की कोई फुटेज नहीं है, कोई हिडन कैमराज नहीं लगे हुए थे, कोई ऐसी जगहों पर कैमरा नहीं थे जो लोगों को पता नहीं था। और ये सब जगहों पर एक ही जैसा नतीजा आया, कोर कमांडर हाउस पर भी, जीएचक्यू के सामने भी, और ये आईएसआई के दफ्तरों के सामने भी, जहाँ जहाँ पर आपने केसेस बनाए। बुनियादी तौर पर ये याद रखिएगा, ये मुल्क के साथ बहुत बड़ी गद्दारी हुई है। जब मज़हब को इस्तेमाल किया जाए तो मज़हब के साथ गद्दारी होती है, क्योंकि उससे जितना नुकसान मज़हब को पहुंचता है, जब आप झूठा किसी के ऊपर, झूठा, मैं बार बार कह रहा हूं, झूठा बहतान लगाते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल करके, तो आप बेसिकली उनके नाम को नुकसान पहुंचाते हैं, आप इस्लाम के मज़हब को नुकसान पहुंचाते हैं जब आप किसी पे झूठा बहतान लगाते हैं। मैं दोबारा, क्योंकि उनकी तालीमात में ही ऐसा नहीं है। इसी तरीके से जब आप मुल्क की सलामती का झूठा बयानिया बनाते हैं तो बुनियादी तौर पर आप मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाते हैं। जिन लोगों ने ये सब ऑर्केस्ट्रेट किया, इसमें मासूम लोगों को फंसाया, असल गद्दार वो लोग हैं। एक ना एक दिन उनकी तमाम इंफॉर्मेशन सामने आएगी कि किस तरीके से मुल्क के इदारों को, जिनसे सारी कौम मोहब्बत करती है, उन इदारों को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। किस तरीके से मुल्क के इदारों को सामने रख के और कहा गया कि अवाम उन पर चढ़ दौड़ी और अवाम ने ये कर दिया। और दूसरी तरफ मुल्क का जो सबसे, जो इस टाइम 80% वोट लेके मुल्क का बैठा है, जिसका दिल अवाम के साथ धड़कता है, और जिस अवाम का दिल उस इमरान खान के साथ धड़कता है, उसको आपने यहां से पकड़ा गिरेबान से, आप उसे धक्के ले देते जा गए, आप वहां पर इस तरीके से लेके आए जैसे आपने कोई दहशतगर्द पकड़ लिया है। एक 70 साल के वफाकी लीडर को, जो वजीर आजम रह चुका है, आपने गिरेबान से पकड़ के धक्के दिए। शर्म नहीं आई उस टाइम आपको? आपकी गैरत सोई हुई थी? आपको किसने अथॉरिटी दी थी? वो पाकिस्तान के बेटे थे ना, वो जो यूनिफॉर्म पहने हुए थे, वो किसने आपको ये दी थी ताकत कि आप इस तरीके से एक लोगों के लीडर को मैन हैंडल करें? आपकी इज्जत है हजूर, आपकी हमने इज्जत करनी है, आपके खिलाफ हमने बात नहीं करनी। हम तो मानते हैं कि नहीं करनी चाहिए किसी को, लेकिन हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारे लीडर की कोई इज्जत नहीं है, अवाम का जो वजीर आजम रहा उसकी कोई इज्जत नहीं है। हम कुत्ते हैं कि आप हमें गलों से पकड़ के किसी को नंगा करके मारें, किसी को उल्टा लटकाएं, किसी को आप धक्के दें, और 70 साल के लीडर को आप गिरेबान से पकड़ के लेके जा रहे हैं। कौन है वो? उसने इस मुल्क को वर्ल्ड कप जिताया, उसने इस मुल्क को 3 शौकत खानम हॉस्पिटल दिए, उसने इस मुल्क को 2 यूनिवर्सिटियां दी, उसने 2 पार्टी सिस्टम तोड़ा, वो एक मिडिल क्लास से निकल के वजीर आजम बना। उस बंदे ने इस्लामोफोबिया की जंग की, उस बंदे ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की जंग की। और क्या गलत किया? जो आपने कहा रशिया में डीलिंग करनी है, वही उस बंदे ने आपको करके दी जो आपको चाहिए था। जिस जिस महाज पर आपको स्पेस चाहिए थी, वो उस शख्स
शख्स ने लेके दी और आखिर पर आपने ये सलाह दिया कि उसको गिरेबान से पकड़ के आप धक्के दे रहे थे और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम आपसे बहुत मोहब्बत भी करें। बिल्कुल पूरी आवाम अपने इदारों से मोहब्बत करती है, लेकिन जिन जिन लोगों ने इसमें गलत काम किया हुआ है उन पर तनकीद होगी, बार बार होगी और करनी चाहिए, क्योंकि इदारों को और शख्सियात को कभी इकट्ठा ना करें। इदारे अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो मेरी जमात उसकी जिम्मेदार नहीं है पूरी। इसी तरीके से अगर कोई एक शख्सियत गलत करती है तो पूरी जमात उसकी जिम्मेदार नहीं। भुट्टो साहब को फांसी दी थी तो जिन लोगों ने दी थी, जिन जजेस, पूरे जजेस पे आप तनकीद नहीं कर सकते, जिन जजेस ने दी थी उन पर तनकीद करनी पड़ेगी। ज़ियाउल हक जो उस टाइम के आर्मी चीफ थे और उनके साथ जो लोग मिले हुए थे उन पर तनकीद करनी पड़ेगी। जहां जहां कानून टूटेगा वहां वहां पर आपको तनकीद करनी पड़ेगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर 9 मई का पूरा वाकया जो है वो चारों शाने चित हो गया। काश मैं इस पर और बोल सकूं, लेकिन खबरें बहुत सारी हैं इसलिए मैंने उनकी तरफ जाना है। लेकिन मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं कि इसके अंदर कुछ नहीं था। और आज की आप मेरी एक और बात याद रखिएगा, जिन्होंने बड़े शौक से 9 मई बनाया था, आप देखिएगा इंशाल्लाह इस घड़े में वो खुद गिरेंगे। इन्हीं मुकदमों को वो खुद फेस करेंगे एक दिन। आपको लगता है देर है, आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा। मैं आपको हर रोज़ बता रहा हूं कि मामलात रेत की तरह मुट्ठी से निकल रहे हैं। देर है, कई दफ़ा आपको नज़र नहीं आ रहा होता, गोल होता आपको नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन मामला डी के अंदर है। आप फुटबॉल को डी के अंदर ले आए हुए हैं, गोल हो जाना है। जितनी बार मर्जी आप रोक लें, ये गोल हो जाना है। तो एनीवेज, अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो 2 टाउटों की गुफ्तगू आपके सामने रखेंगे। पहले जल्दी से वो गुफ्तगू सुना दें और आप उन 2 टाउटों की गुफ्तगू सुन लीजिए। उसके बाद मैं एक छोटा सा क्लिप उसका सुनाऊंगा और फिर मैं आपको बताता हूँ कि है क्या। सुनिए। जहाँ कहा है मुझे उसका पैगाम भी आया है कि जी तुम ये गुफ्तगू बंद करो जो है। अच्छा, हाँ, मुझे उसका पैगाम भी आया है। फैज का पैगाम नहीं, जिसका भी आया है, लेकिन कि ये इस किस्म की गुफ्तगू जो है तुम बंद करो कि तुम्हें के पार्लियामेंट में बुलाया जाएगा, वो बुलाया जाएगा। नहीं तो हम भी धमकी में इस बयान आया है। अच्छा, हाँ, तो ये तो फिर आपको अब आप क्या रिव्यू करेंगे अपने उस पोजीशन को? आपने सुन लिया, इसमें ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये तकाजा किया, बोला कि जनरल फैज और जनरल बाजवा को पार्लियामेंट में बुलाया जाए तो उनको धमकियां लगी। फिर उन्होंने कहा ए मारदेवी ने तो रोन नहीं दिंदे, और मैंने कहा था कि उनको बुलाएं। उन्होंने ये जो सब कुछ किया, हमने पार्लियामेंट में उसके जवाब मांगने हैं। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये मामला क्या है। मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर, जी हाँ वजीर दफा, जिसके नीचे फौज है, वो डायरेक्टली कह रहा है कि फौज मुझे धमकियां दे रही है कि आपने हमारे एहतसाब की बात नहीं करनी, अगर आपने हमारे बंदों की बात की तो हम फिर आपको मारेंगे। जी हाँ, ये आपका डिफेंस मिनिस्टर भले जाली वोटों के ऊपर बना है, जालसाजी से बना है, बहरहाल सियासतदान है, बैठा है, वो टेलीविजन पर ये बात कह रहा है, 2 टाउट। तो मैं इसका तज्जिया आपको ये बताता हूं कि बुनियादी तौर पर ये सब झूठ है। ये झूठ जो अभी वाली पार्टी है वो इनको कह रही है कि ये ज़रा रंगबाजी करें, ये जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के एक्सपेंस पर ये रंगबाजी करें। और ये क्यों कह रहे हैं वो इनको, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसी ख्वाजा आसिफ से पूछें कि जब इलेक्शन 2018 से पहले यही जनरल बाजवा शहबाज शरीफ के साथ बैठ के काबीना के नाम फाइनल कर रहा था, उस जुर्म का जवाब मांगना है। इससे ये भी पूछेंगे जब डिग्गी में लेट के जाके वो जनरल बाजवा से मुलाकातें करता था, उसका जवाब जनरल बाजवा से मांगना है। फिर इससे पूछें कि आपने खुद टेलीविजन पर आकर बताया था, जी हाँ ख्वाजा आसिफ साहब आपने बताया था, वो इस घटिया आदमी ने खुद कहा था कि मैंने मैसेज किया था और फिर उससे मैं जीता था। और मेरी मौजूदगी में मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, जनरल बाजवा ने अफसोस का इजहार किया था उस्मान डार के सामने कि आपको हरवाना पड़ा था तब। तो आपने इस बात का जवाब मांगना था कि आपने मैसेज किया था और जनरल बाजवा ने आपको जता दिया, इस चीज़ का आपने पूछना है। फिर आप ये बताइए कि आपने उन्हें उधर पार्लियामेंट में बुला के ये सवाल पूछना है कि किस तरीके से शहबाज शरीफ के और उनके बच्चों के और सबके मुल्क के अंदर करप्ट लोगों के 1100 अरब के केसेस जो है वो माफ़ किए गए। फिर आपने बुला के ये पूछना है कि साइफर कैसे किया था। फिर आपने ये पूछना है कि हमें चोरों को हुकूमत में कैसे बिठाया था। फिर आपने ये पूछना है कि इमरान खान की हुकूमत कैसे गिराई थी। आप हमें चे समझते हैं, आपके तिलों में इतना तेल, अगर आप वाकई कोई गैरतमंद बंदे होते, आप बड़े निचले दर्जे के रंगबाज हैं, अगर आपके अंदर वाकई कोई गैरत होती तो आप एक बेवा औरत का मैंडेट लूट कर यहाँ बैठे होते। आप में ज़रा सी भी इंसानियत होती और आपके जिस तरह वालिद का एक एहतराम है लोगों की नज़र में, वैसे सियासी तौर पर उन्होंने भी कोई कारनामा एहतराम वाला नहीं किया, लेकिन क्योंकि वफात पा चुके हैं, बुज़ुर्ग आदमी थे इसलिए एहतराम कह रहा हूँ। वैसे तो ज़ियाउल हक की किचन कैबिनेट का हिस्सा थे। लेकिन आप ये बताइए कि आप कह नहीं सकते थे कि
मैं हार गया हूँ। आपसे अच्छा तो डॉक्टर निसार चीमा है गुजरांवाला का, उसने पूरे दबंग अंदाज से कहा। आपसे अच्छा तो शाहिद खाकान अब्बासी है जिसने ये इस सारे गंद में हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। आपसे अच्छा तो जावेद हाशमी साहब हैं जिन्होंने ये सब गंद का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। तो आप ये जो हमें कहानी सुना रहे हैं कि आपने ये पूछना है, तो ये सब रंगबाजी है। इस रंगबाजी के दो मैंने वजूहात आपको बता दी हैं। इस रंगबाजी का एक वजह तो ये है कि ये जो अब मौजूदा चौधरी निज़ामुद्दीन साहब हैं वो कहते हैं कि ज़रा उनको गंदा करो ताकि जो हम गंदे हुए हो रहे हैं उससे ज़रा तवज्जो हटे। दूसरा ये है कि फॉर्म 40, मैंने बताया ना, पहला फॉर्म 45 कल परसों एक बलूचिस्तान में से फॉर्म 45 47 गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को उड़ा दिया। अब इनका भी खुलने वाला है हल्का, इनको पता है इन्होंने हारना, तो ये पहले से बयानियाँ गढ़ रहे हैं। या वजह ये है या मौजूदा चौधरी निज़ामुद्दीन ने कहा कि ज़रा भड़का शड़का मारो। वो एक पंजाबी में कहते हैं खाने छोले डकार बादामा दे, मीन चने खा के और डकार बादामों के मारने, ये वो है। इसकी इतनी औकात, इसके अंदर इतना पैंतरा कि ये बैठ कर तो ये बात कहे कि वो हमने, मतलब जिस तरह से इन्होंने एनआरओ लिया है, जिस तरह से इन्होंने अकामा शरीफ और सारों को इन्होंने भुगताया है, ये आपको लगता है कि इसमें इन दो टाउट, ये जो दोनों टाउट बैठे हुए थे, वो दूसरा भी टाउट है, साफ ही नहीं है, ये दोनों टाउटों के अंदर इतनी जुर्रत है कि ये बैठ के बात करें। ये स्क्रिप्टेड था, ये इनको कहा गया था कि आपने ये बात करनी है, गुड कॉप बैड कॉप जो है वो बनना है। अदरवाइज़ इनमें हम तो कहते हैं लाएं, अगर आप में वाकई ऐसी कोई औकात है तो लाएं, और अगर आप वाकई अपने मैंडेट से जीते होते ना तो आप कोई जुर्रत ना होती किसी को कि वो आपको धमकियां देता। पहली बात तो किसी ने आपको धमकी दी नहीं, लेकिन अगर आप वाकई जीते होते तो कोई आपको धमकी देता ना। तो ये झूठ आप ना सुनाइए। अच्छा जी, अगली खबर ये, अली अमीन गंडापुर को नाअहल करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने उन्हें तलब कर रखा था, हमने आपको खबर दी थी। अब पेशावर हाई कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया, इलेक्शन कमीशन के उस प्रोसेस को, और उन्होंने कहा आराम नाल बवो, ज़रा लीगल बात करते हैं, आएँ ज़रा सामने पेश करें इधर पेशावर हाई कोर्ट के अंदर। तो पेशावर हाई कोर्ट ने उस नोटिस को सस्पेंड किया है। गालिबन 26 के 28 तारीख को अली अमीन गंडापुर को उसके लिए बुलाया हुआ था। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो है डोनाल्ड लू ने एक जवाब जमा करवाया है। आज अब से जब मैं आपसे मुखातिब हूँ उससे थोड़े घंटों के बाद डोनाल्ड लू जो है वो कांग्रेशनल कमेटी के सामने पेश होगा। मुझे ज़ाती तौर पर उससे को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत उस हेयरिंग से इसलिए नहीं है कि अमेरिका कभी भी सारा कुछ अपने भले उनसे गलती हुई है या नहीं हुई है, जितनी भी हुई है वो अपने पल्ले तो नहीं सारी चीज़ डालेंगे। तो ये एक कोशिश करेंगे वो डोनाल्ड लू को सेफ एग्जिट देने का। मेरा तज्जिया, आई कैन बी रॉन्ग और अल्लाह करे मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो कोशिश करेंगे इसमें से सेफ एग्जिट डोनाल्ड लू को देने का। लेकिन डोनाल्ड लू ने जो जवाब जमा करवाया है वो कुछ लफाफा सहाफ़ियों ने या तो अंग्रेज़ी समझते नहीं या उनको जो मालकों ने कहा उन्होंने वही लिख दिया। उन्होंने कहा जी डोनाल्ड लू ने जो जवाब दिया ना उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का बयानिया ख़त्म हो गया। पढ़ लो अंग्रेज़ी दे विच पढ़ लो इस बयानिया ਨੂੰ, 2 ही सफ़े ने। इन 2 सफ़ों को अगर आप पढ़ें तो उसमें डोनाल्ड लू कहता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन में चोरी हुई, पाकिस्तान में इलेक्शन में जो लोग गए थे इलेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर, उनको रोक दिया गया, काउंटिंग के टाइम उन्हें ऑब्जर्व नहीं करने दिया गया, रिजल्ट प्रिपरेशन में लेट हुई, काउंटिंग के दौरान वहाँ पर बेज़ाब्तियाँ हुई, लोगों से बल्ले का तो नहीं उन्होंने कहा कि इंतखाबी निशान छीने गए, कागजात छीने गए, लोगों को जेलों में डाला गया, इंटरनेट बंद किया गया, हरास किया गया, बेज़ाब्तियाँ। और डोनाल्ड लू तो छितर मारे और स्टेट डिपार्टमेंट आप लोगों को जूते मारे तो आप लोगों को समझ आनी कि उन्होंने आपकी बेइज्जती की है। वो 2 सफ़ों की स्टेटमेंट में उन्होंने आपको बताया है कि आप, हाँ ये अलग बात है कि उन्होंने जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली, जो साइफर से सारा काम शुरू हुआ था वो तो वो नहीं लेंगे ना, कौन अपनी जिम्मेदारी लेता है, लेकिन आपके पल्ले तो उन्होंने कोई नहीं छोड़ा। उन्होंने तो ये बता दिया है कि इलेक्शन के अंदर धांधली भी हुई, बेज़ाब्तगी भी हुई, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को भी रोका गया, इंटरनेट भी बंद किया गया, कागजात भी छीने गए, लोगों को हरासा भी किया गया, वोट भी नहीं डालने। फिर उन्होंने गोल सी स्टेटमेंट दी कि जी हाँ लेकिन फिर भी 6.5 करोड़ लोगों ने वोट डाले। और भाई उन 6.5 करोड़ का क्या, जब नतीजा ही कोई और निकालना है तो वोट बेशक 8 करोड़ डाल देते, नतीजा तो और पासे कट देता है ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो डोनाल्ड लू अपने ऊपर तो नहीं लेगा, लेकिन आपके पल्ले तो कुछ नहीं छोड़ा। इनकी मिसाल वही है कि एक मरासी, खान साहब ने सुनाया था लतीफ़ा, मरासी जो है वो किसी की तरफ चला जाता है रिश्ता मांगने के लिए, और मरासी का बेटा, जो मरासी के पास पैसे आ जाते हैं लेकिन बेटा पढ़ा लिखा नहीं होता, दूसरे आदमी की बेटी पढ़ी लिखी होती है, डॉक्टर होती है, जाके रिश्ता मांगता है, वो कहते हैं रहने दें। मरासी बदतमीज़ी शुरू कर देता है कि नहीं रिश्ता चाहिए ही चाहिए। तो वो आखिर बात यहाँ तक पहुँचती है कि वो ज़रा उसको फंटा शंटा लगा के बाहर फेंकते हैं।
तो मरासी जो होता है वो बाहर गिरता है और उसकी पगशाग खुल जाती है सारी, और वो अपनी ज़मीन से पग उठाता है सड़क पर और पग बांधते हुए कहता है कि चौधरी साहब फिर मैं उन्हें इनकार ही समझा। सो वो इनकी हालत है कि डोनाल्ड लू हो या अमेरिका हो या इकोनॉमिस्ट हो या जो भी इदारा हो, वो इनकी धांधली सारी इनको बताता है। ये अगम पुछ देने के होना सी इनकार ही समझिए। और मुझे बताएं कि गंदी गालियाँ देता अपनी स्टेटमेंट में डोनाल्ड लू, आपको क्या कहता, तो जिससे आपको पता चलता कि हमारी बेइज्जती हुई है, वो आपको पता चलना नहीं है। अच्छा जी, इमरान खान ने धांधली के खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट को पटिशन कर दी हामिद खान साहब के थ्रू। उन्होंने कहा जी इलेक्शन का अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, लेकिन गैर मुतस्सब जजों को उसमें शामिल करें। जी हाँ, एक कमीशन बनाएं, कमेटी बनाएं जो इन्वेस्टिगेट करे इलेक्शन में क्या हुआ, क्या बेज़ाब्तियाँ हुई, ये सारा मामला क्या, लेकिन गैर जानबदार जजों को, मेरे ख्याल में तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब से बड़ा जानबदार कोई नहीं है। तो ये बहुत अच्छी मूव है। हामिद खान एक तगड़े वकील हैं, ईमानदार आदमी हैं। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि उनको सेनेट में ला रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उजले आदमी हैं, ज़बरदस्त आदमी है हामिद खान, और मेरे ख्याल में भरपूर केस लड़ेंगे। देखते हैं काजी साहब क्या करते हैं और आगे मामला क्या होते हैं। अभी और भी काफ़ी सारी खबरें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन वक्त कम है, इसलिए मैं इजाज़त लेने से पहले आपको याद करवाऊंगा कि आज का हमारा जो पंजाबी वीलॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, और वो ये है कि कुछ दानिश्वर जो हैं, हमारे दोस्त रऊफ़ क्लासरा साहब और बहुत सारे कहते हैं कि जो मरियम कर रही हैं ना, वो इमरान खान को देखा देखी कर रही हैं, इमरान खान से सीखा ये लाइट कैमरा एक्शन। तो इसके ऊपर हम, क्योंकि गांव के लोग कई दफ़ा सीधे साधे इन चक्रों में आ जाते हैं, तो हमने तफसील से एक वीलॉग पंजाबी किया जिसके अंदर हम पूरी तरह से बता रहे हैं कि इमरान खान ने क्या क्या कुछ किया और क्यों लोग इमरान खान से जुड़े हुए हैं, और मरियम क्या कर रही हैं। तो क्या रऊफ़ क्लासरा साहब और दूसरे दोस्तों का तजिया दुरुस्त है कि नहीं, ये, और फिर सदर पुतिन जो जीते हैं रशिया में, उसके क्या असरात हैं पाकिस्तान पर, दुनिया पर, ये भी हमने अपने गांव के लोगों को से शेयर करने के लिए पंजाबी में इस वीलॉग को किया है। इसको देखिए, और काफ़ी सारी खबरें थी जैसे मैंने कहा, वो इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।